ओके, तो कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन शुरू किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट को हमने बोला था चेन कंपाउंड और सेकंड को हमने बोला था रिंग कंपाउंड। ठीक है, इसको क्लासिफाई किया था, चेन को क्लासिफाई किया था, उसके बाद हमने रिंग को भी क्लासिफाई किया था। ओके, नाउ इस रिंग को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। इस रिंग को हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। ठीक है, इनमें से पहला जो था उसको हमने बोला था होमोसाइक्लिक, और सेकंड टाइप के मॉलिक्यूल्स जो थे उसको हमने बोला था हेटेरोसाइक्लिक। ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड था? ये जो क्लासिफिकेशन था वो इसके ऊपर डिपेंड था कि यहाँ पे हम लोग रिंग के अंदर सभी के सभी एटम सेम टाइप के होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक। इफ रिंग में जो एटम्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं तो उसको हमने बोला था हेटेरोसाइक्लिक। तो टू पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया था। सेकंड थिंग, होमोसाइक्लिक का दूसरा जो नाम था उसको हमने बोला था कार्बोसाइक्लिक। क्या बोला था? कार्बोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक में हमने देखा था हेटेरो एटम का मतलब क्या होता है। तो रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होता है तो उस एटम को हम कहेंगे हेटेरो एटम। क्या कहेंगे? हेटेरो एटम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लासिफिकेशन हो गया था। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सब एटम्स कार्बन होने चाहिए, सारे ऑक्सीजन होंगे तो भी चलेगा। देखो, होमोसाइक्लिक में सारे ऑक्सीजन रहेंगे तो भी चलेगा। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन हम जो पढ़ते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना जरूरी है, और इसीलिए इसका दूसरा जो नाम है वो कार्बोसाइक्लिक है। समझा पटेल नंदिनी बेटा? तो यहाँ पे नॉर्मली होमो का मतलब होता है सेम टाइप के होना। होमो का मतलब होता है सेम टाइप के होना, लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सेम टाइप के तो है लेकिन वो सभी के सभी कार्बन होने चाहिए। ठीक है, चलो अब हम होमोसाइक्लिक को और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक को हम क्लासिफाई करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड and second is called as aromatic compound. Second is called as aromatic compound. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और आगे लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं तो एक को बोलेंगे एलिसाइक्लिक और दूसरे को बोलेंगे हम लोग एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक में भी दो क्लासिफिकेशन फिर से आते हैं। एक को हम कहेंगे एलिसाइक्लिक एंड सेकंड को हम बोलेंगे एरोमेटिक। सेकंड को हम बोलेंगे एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। पहले इनका स्क्रीनशॉट निकाल लो। एलिसाइक्लिक का एग्जांपल बताता हूं मैं इस प्रकार से। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड का जो एग्जांपल रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा। ठीक है, हो गया? तो इस प्रकार से एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा एरोमेटिक। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हमने देखा था एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। पहले एक काम करो, ये जो क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है इस क्लासिफिकेशन का आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ओके, ठीक है, तो इसमें भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होगा, यहाँ पे भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होगा। पहले ये देखते हैं कि ओके मिस्टर फलक, ठीक है, अब देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, पहले वो देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए कंडीशंस देखेंगे। कंडीशंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, नंबर 1, इट शुड बी इन द रिंग फॉर्म।
मॉलिक्यूल पहला रिंग फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल रिंग फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, ऑल एटम्स शुड बी प्लैनर। जो सभी के सभी एटम्स है वो प्लैनर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? प्लैनर। ठीक है, प्लैनर का मतलब समझते हो? प्लैनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में होना। प्लैनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में होना। ठीक है, प्लैनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में होना। तीसरा थिंग, उसने रेजोनेंस शो करना चाहिए। क्या शो करना चाहिए? रेजोनेंस शो करना चाहिए। और लास्ट कंडीशन जो है वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस रूल को बोलते हैं हकेल रूल। क्या बोलेंगे? हकेल रूल। किसी किसी बुक में हकेल रूल लिखा होता है और किसी किसी बुक में यही लिखा होता है, ये रहेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चले आगे। ठीक है, तो ये चार कंडीशन जो शो करता है उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए चारों कंडीशन होने चाहिए। दूसरा जो मॉलिक्यूल आता है वो आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसके जैसी प्रॉपर्टी यहां पे रहेंगी। पहला प्रॉपर्टी होगा इट शुड बी इन रिंग फॉर्म। सेकंड प्रॉपर्टी, इट शुड बी प्लैनर। मतलब ये जो रहेगा ये कैसा होना चाहिए? प्लैनर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3, उसने रेजोनेंस शो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रेजोनेंस शो करना चाहिए। और नंबर 4, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने रहेंगे? 4n। कितने रहेंगे? 4n। इसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन शुड बी 4n+2 और इसमें लिखा है 4n। पहले देखते हैं फॉर्मूला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4n+2। ओके, हाँ। इफ हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इफ हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। 0 से शुरू करते हैं। इफ हम n का वैल्यू 0 लेते हैं, n का वैल्यू 0 लेते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? n का वैल्यू 0 लेते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। ठीक है, n का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 0 लेते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2। इफ n का वैल्यू 1 लेते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6। इफ हम n का वैल्यू 2 लेते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? इफ n का वैल्यू 2 लेते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 10। इफ n का वैल्यू 3 लेते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? कितने रहेंगे? 14। इफ n का वैल्यू 4 लेते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 18। इफ n का वैल्यू 5 लेते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 22। तो इनडायरेक्टली इनका कहना ऐसा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ये होने चाहिए। इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10, 14, 18, 22 इतना होता है, इसका मतलब ये 4n+2 रूल को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? 4n+2 रूल को फॉलो करेगा। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? कैलकुलेशन क्लियर है? कैलकुलेशन इज क्लियर? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये समझ में आ गया कि 4n+2 रूल किस प्रकार से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4n+2 रूल किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, नहीं देखो इसके आगे भी आएगा लेकिन उसका काम नहीं पड़ता है हमको। ऐसा नहीं कि 22 से ज्यादा नहीं होंगे, ये सो ऑन।
ये आगे तो होगा लेकिन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का काम हमको नहीं आता है, और इसीलिए मैंने 22 के आगे के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो एरोमेटिक होने के लिए जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10, 14, 18, 22 इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सेकंड, एंटी एरोमेटिक कौन सा रूल फॉलो करता है? एंटी एरोमेटिक के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 4n। तो फॉर्मूला बनता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे n का वैल्यू और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू, सपोज हम n का वैल्यू 1 लेते हैं, n का वैल्यू 1 लेते हैं, तो क्या होगा? n का वैल्यू 1 लेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 4। आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये 0 रहेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 0 रहेंगे, इनके पास 1 रहेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4, n का वैल्यू 2 रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8, n का वैल्यू 3 रहेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 12, n का वैल्यू 4 रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 16, n का वैल्यू 5 रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 20। समझ में आ रहा है? समझा नहीं समझा? ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने होने चाहिए? 4, 8, 12, 16 और 20 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ऑन। तो हम बोलेंगे कि वो 4n रूल को फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? तो एरोमेटिक में देखो, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक 0.1, 0.2, 0.3 तीनों के तीनों पॉइंट सेम है, तीनों के तीनों पॉइंट सेम है। तो दोनों में तीनों के तीनों पॉइंट सेम है, लास्ट वाला पॉइंट डिफरेंट है। इफ उनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो हकेल रूल को फॉलो करता है, तो ये रहेगा एरोमेटिक। इफ उसके पास 4n इलेक्ट्रॉन्स है तो हम उसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। समझा? इफ, समझ में आ रहा है? अब एक हो गया एरोमेटिक, दूसरा हो गया एंटी एरोमेटिक, और तीसरा होता है नॉन एरोमेटिक। तीसरा होता है नॉन एरोमेटिक। इफ कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई ऐसा रिंग स्ट्रक्चर, कोई ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जो इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ना ही वो एरोमेटिक है ना ही वो एंटी एरोमेटिक है, तो हम इसको नॉन एरोमेटिक कंसीडर करेंगे। क्या बोला मैंने? इफ कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो उसको नॉन एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? जो मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है, जो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। यहां तक क्लियर है? क्या आगे चल सकते हैं? जो ये चारों कंडीशन फॉलो करेगा वो एरोमेटिक, जो ये चारों कंडीशन फॉलो करेगा वो एंटी एरोमेटिक, और जो मॉलिक्यूल ये दोनों नहीं है वो नॉन एरोमेटिक। ओके, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो एग्जांपल देख लेते, क्लियर हो जाएगा। यहां पे हम लिखते हैं इस प्रकार का मॉलिक्यूल, यहां पे दिस इज 1 पाई बॉन्ड, दिस इज 2 पाई बॉन्ड, दिस इज 3 पाई बॉन्ड। चलो, ये होमोसाइक्लिक के लिए भी आता है और हेटेरोसाइक्लिक के लिए भी आता है। ठीक है, ये होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक दोनों के लिए आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि होमो के लिए रहेगा, वो दोनों के लिए। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक को हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं, इसको हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम लोग एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, रूल्स लिख के हो गए, रूल्स लिख के हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं।
नंबर 1 आई एम राइटिंग हियर दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मॉलिक्यूल लिखा है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बता सकते हो? क्योंकि जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं चलेगा तो आगे कुछ क्लियर नहीं होगा। तो पहले आप मुझे बताओ यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। देखो आंसर गलत आ रहा है, आंसर यहीं पे आप लोग गड़बड़ करते हो। आपने जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ही आपने गड़बड़ कर दी तो इसका मतलब आगे जाके कुछ मतलब ही नहीं है। पहली बात, this is one carbon attached to carbon by double bond and here having one more carbon atom attached to single bond। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? इस कार्बन ने 1 2 3, तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो उसके पास एक बॉन्ड बाकी है, तो उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का काम हाइड्रोजन करेगा। अब इसकी बात करेंगे तो इसके पास भी हाइड्रोजन एक रहेगा। अपर कार्बन ने ऑलरेडी 2 ही बॉन्ड बनाए हैं और उसके 2 बॉन्ड बाकी है, तो यहाँ पे रहेगा एक हाइड्रोजन, यहाँ रहेगा एक हाइड्रोजन। समझ गए? तो इस प्रकार से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C3H4। क्या रहेगा? C3H4, ठीक है। तो पहला, ठीक है, पहला रिंग होना चाहिए। यस, ये रिंग है, ठीक है, ओके। तो ये रिंग के फॉर्म में है, तो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी सही है। सेकंड, प्लानर होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये वाला कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। 2 लेक्चर पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्लानर और नॉन प्लानर का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है, इसको मैं बोलता हूँ कार्बन 1, इसको मैं बोलता हूँ कार्बन 2 एंड दिस इज कार्बन 3। आप मुझे बताओ ये कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3 में से कितने कार्बन प्लानर है और कितने कार्बन नॉन प्लानर है? कितने कार्बन प्लानर है और कितने कार्बन नॉन प्लानर है? ठीक है, चलो ये बताता हूं मैं। sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, और जब ये टेट्राहेड्रल रहेगा तो इसका मतलब इसके 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड जो रहेंगे वो प्लेन में रहेंगे, एक बॉन्ड अबोव द प्लेन रहेगा, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन रहेगा। तो ये sp3 वाला कार्बन प्लानर नहीं होगा, सही है, तो ये नॉन प्लानर होगा। ये वाला कैसा होगा? ये होगा प्लानर, और ये वाला जो रहेगा ये भी रहेगा प्लानर, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 कार्बन में से फर्स्ट और सेकंड वाला जो है वो प्लानर है और थर्ड वाला जो रहेगा वो नॉन प्लानर है। प्रियांश, रेशा, आप दोनों का आंसर गलत था, बाकी लोगों का भी गलत था, लेकिन आप दोनों के चैट्स मैंने पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने के टाइम पे सबके चैट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने 2 लेक्चर पहले बताया था प्लानर और नॉन प्लानर क्या होता है। आप देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2 है। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 120, और जब बॉन्ड एंगल 120 रहेगा तो कैसे होगा? ठीक है, क्या होगा? एक बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे और तीसरा बॉन्ड यहाँ पे। मेरे पास तीसरा पेन अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसके हिसाब से ले रहा हूँ। और ये तीनों के तीनों बॉन्ड जो रहेंगे वो एक ही प्लेन में रहेंगे। तो मान लीजिए जब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो वो प्लानर रहेगा, लेकिन इफ उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो वो नॉन प्लानर होगा। और यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इसीलिए हमने ये माना कि वो जो रहेगा वो नॉन प्लानर होगा। हमने कैसे काउंट किया? इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? दिस इज 1 सिग्मा, दिस इज 2 सिग्मा, दिस इज 3 सिग्मा एंड दिस इज पाई।
तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 रहेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। सेकंड कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है, और सेकंड कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से हम ये मानेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। जस्ट अ क्लियरेशन, ग्रेसी sp4 पॉसिबल ही नहीं है, sp3 होता है, ठीक है। sp4 इज नॉट पॉसिबल, sp4 नाम का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ओके रेशा, C3H8 का हाइब्रिडाइजेशन सेम तो ट्राइगोनल प्लेनर है, तो C नॉन प्लेनर कैसे? देखो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा, उसमें क्या होगा, मान लेते हैं एक्स्ट्रा पेन है, एक्स्ट्रा पेन लेकर एक्स्ट्रा पेन, सादा पेन भी चलेगा, पेन पेन एक्स्ट्रा पेन, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। अंकिता, किसने कहा, एक और किसने कहा कि CH4 प्लानर है? इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको प्रॉपर्ली पढ़ा करो। 2 लेक्चर पहले ही मैंने CH4 का स्ट्रक्चर निकाल के बताया था कि किस प्रकार से वो प्लानर नहीं है, वो नॉन प्लानर है, और आप उसी को यहाँ पे क्लियर करते हो, ठीक है। तो जो बात हमने 4 लेक्चर पहले पढ़ी थी, आप उसी को डाउट्स यहाँ लेके आओगे तो कैसे होगा? मैंने आपको ये भी बताया था CH4 प्लानर है कि नॉन प्लानर है। अब देखो, इफ किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो क्या होगा, किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो क्या होगा, उसके पास 3 बॉन्ड रहेंगे, और ये तीनों के तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में रहेंगे, और जब ये एक ही प्लेन में रहेंगे तो इसका इसका ज्योमेट्री जो रहेगा वो प्लानर होगा। हम CH4 की बात करते हैं तो CH4 ऐसा होता है, CH4 ऐसे होगा। आप क्या करते हो, सपोज हमने मान लिया कि ये 2 बॉन्ड प्लेन में है CH4 के, तो ये 2 बॉन्ड प्लेन में है, लेकिन ये 2 ही बॉन्ड प्लेन में है, ये वाला बॉन्ड प्लेन में नहीं है और ये वाला बॉन्ड भी प्लेन में नहीं है, तो एट अ टाइम 2 ही बॉन्ड प्लेन में हो सकते हैं। तो जिसके सभी के सभी बॉन्ड प्लेन में है वो प्लानर, और जिसके सभी के सभी बॉन्ड प्लेन में नहीं है उसको हम बोलेंगे नॉन प्लानर, और इसीलिए CH4 जो रहेगा वो नॉन प्लानर होगा, सही है। CH4 जो रहेगा वो नॉन प्लानर रहेगा, और इसीलिए हमने CH4 को नॉन प्लानर कंसीडर किया था, ठीक है। ओके, अब आते हैं रेशा आपके डाउट की तरफ। मान लेते हैं कि ये ऐसा है स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिंग 3 मेंबर्ड, सही है। अब इस 3 मेंबर्ड में क्या है, ये वाला कार्बन जो है वो sp2 है, तो क्या होगा, इस ऐसा है और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड है, ये ऐसा है और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड है, तो ये वाला बॉन्ड, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये बॉन्ड, तीनों के तीनों बॉन्ड प्लेन में है, ये इस प्लेन में है, उसी प्लेन में ये बॉन्ड भी है और उसी प्लेन में ये बॉन्ड भी है। तो ये वाला जो कार्बन है जिसने ये डबल, इसको डबल बॉन्ड बोलेंगे, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों बॉन्ड, ये इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड और यहाँ का हाइड्रोजन, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, तो sp2 वाला जो रहेगा वो प्लानर होगा, ये वाला भी sp2 है तो ये भी प्लानर होगा। आप इसकी बात करोगे इस कार्बन की, तो इस कार्बन के पास ऐसा है, ऐसे, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, आपने इसको प्लेन माना, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और ये दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, सही है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, नॉन प्लानर, दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, नॉन प्लानर, और इसीलिए अपर वाला जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए, नॉन प्लानर होना चाहिए। सिंपली
सिंपली हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है तो प्लेनर होता है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब sp2 आएगा तो ऐसा होगा और सभी के सभी बॉन्ड जो रहेंगे वो एक ही प्लेन में रहेंगे। लेकिन sp3 आता है तो ये ऐसा बनेगा, sp3 आएगा तो ऐसा बनेगा। इसमें सभी के सभी बॉन्ड जो रहेंगे वो प्लेन में नहीं होते हैं। तो आपके लिए सिंपल तरीका यही है, आप ये मान के चलो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है वो नॉन प्लेनर और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है वो प्लेनर। समझा? अब क्लियर है? अंकिता क्लियर हो गया? इसका शेप ट्राइगोनल है, इसका शेप ट्राइगोनल है, प्लेनर नहीं है। ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है। और एक भी मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है तो उसको हम लोग नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल ही कंसीडर करेंगे। आप ये कंफ्यूजन में मत रहो कि इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, ये ट्राइगोनल है, दोनों अलग अलग है। दिस इज ट्राइगोनल, नॉट अ ट्राइगोनल प्लेनर, बोथ आर डिफरेंट। अंडरस्टूड? हाँ, और किसी के डाउट्स है? पिरामिडल वाला भी प्लेनर नहीं होगा, पिरामिडल वाला भी प्लेनर नहीं होगा। पिरामिडल का मतलब होता है, ये नहीं होता है पिरामिडल का मतलब। पिरामिडल का मतलब होता है एक एटम यहाँ पे है, जैसे नाइट्रोजन, दिस इज वन हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन एंड दिस इज थर्ड हाइड्रोजन। और जब इन तीनों को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो ये बनता है ट्राइगोनल बेस। ये ट्राइगोनल बेस है और ये अपर साइड में है तो इसको बोलेंगे हम लोग पिरामिडल। सो दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लियर है? ओके। अंकिता क्लियर हो गया? CH4 क्यों प्लेनर नहीं है? अंकिता क्लियर हुआ? CH4 हाँ ट्राइपॉड जैसे, गुड, फलक। अंकिता क्लियर? ओके चलो ठीक है। अब मुझे बोलो, इसने पहली प्रॉपर्टी शो की, पहला प्रॉपर्टी शो कर रहा है एरोमेटिक का, ये रिंग मॉलिक्यूल है, ये रिंग मॉलिक्यूल है, यस। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। सभी के सभी एटम प्लेनर होने चाहिए, सभी के सभी एटम प्लेनर होने चाहिए, है नहीं है? इसका मतलब ये सेकंड प्रॉपर्टी शो नहीं करता है और एक भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। देखो यहाँ पे भी सेकंड कंडीशन प्लेनर की है, इसमें भी सेकंड कंडीशन प्लेनर की है और इसमें सभी के सभी एटम्स जो है वो प्लेनर नहीं है। इसका मतलब ये एरोमेटिक भी नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। समझा? अब क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन है प्लेनर की, यहाँ पे भी कंडीशन है प्लेनर की और ये दोनों के दोनों कंडीशन शो नहीं करता है और इसीलिए हम इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, Na। क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। समझा नहीं समझा? क्लियर है? ओके। सेकंड एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, दिस इज डबल बॉन्ड एंड हियर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। चलो हो जाता। सेकंड वाला 1 मिनट का समय आपके पास है, पूरा आंसर में होना चाहिए आपके पास। पटेल नंदिनी बेटा चेंज होगा। चलो पहली बात, इसका बॉन्ड ऐसा फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। चलो दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैच टू कार्बन। इसने कितने बॉन्ड बनाए? 3। तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। सही है? यहां तक क्लियर है? अब हम काउंट करेंगे। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 एंड चार्ज इज +1। तो
तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 रहेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 3 रहेंगे और ओवरऑल चार्ज जो रहेगा वो रहेगा +1। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सिंपली ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 में से 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है। चलो ऐसा मानते हैं, चलो पहले समझते हैं कैसे, ठीक है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेड? 4। दिस इज 1 अनपेड, दिस इज सेकंड अनपेड। एक अनपेड ने यहां बॉन्ड बनाया, एक अनपेड ने यहां बॉन्ड बनाया, ओके। अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेड बचे? जो टॉप वाला कार्बन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेड बचे? 2, सही है। अब 2 में से एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहां बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहां बॉन्ड बनाया। अब कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड बचे? अब कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड बचे? 1, सही है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन अनपेड है। जब ये इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेगा तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। मैंने आपको बोला था जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास 3 पॉसिबिलिटी होती है। कौन सी? या तो वो अनपेड का अनपेड रहेगा, या तो वो खुद को पेयर करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो वो किसी और के साथ चले जाएगा। याद आ रहा है? 3 कंडीशन बताए थे। अनपेड इलेक्ट्रॉन के पास 3 कंडीशन थे। अनपेड इलेक्ट्रॉन के पास 3 कंडीशन होते हैं। या तो वो अनपेड का अनपेड रहेगा तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 होगा, और खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे +1 है, इसका मतलब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन लूज किया गया या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया गया। तो +1 चार्ज कब आएगा? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज प्लस आएगा और इसलिए यहाँ पे +1 चार्ज है। अब समझा? अब समझ में आ रहा है +1 चार्ज कैसे आया और 3 ही बॉन्ड क्यों बनाए? रेशा अब क्लियर हो गया? हाइड्रोजन 2 क्यों नहीं है, वहां पे एक ही क्यों है, वो क्लियर हो गया? ओके, समझ में आ रहा था? तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। कैसे किया? सभी चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए। इफ इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब ये क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? C3H3+1 रहेगा, ना कि C3H4। ओके, फॉर्मूला क्या रहेगा? C3H3+1, C3H4 नहीं रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहली कंडीशन रिंग वाली, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? प्लेनर। चलो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। आप मुझे बताओ इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? What will be the hybridization state of positive charged carbon? सिंपल सी बात है, sp2 सही है। क्या रहेगा? sp2। अब ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। इसका मतलब this carbon is a planar, this carbon is planar and this carbon is planar। Very good, congratulations। तीनों के तीनों कार्बन प्लानर है, तीनों के तीनों प्लानर कार्बन प्लानर है। तो सेकंड प्रॉपर्टी को भी उसने करेक्टली शो किया है, तो सेकंड प्रॉपर्टी को भी करेक्टली शो हुआ है। समझा? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? यस। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, रेजोनेंस। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस शो करेगा? क्या रेजोनेंस शो करेगा? नहीं करेगा? करेगा। कैसे?
डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे पॉजिटिव है, तो पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया, सही है। पॉइंट नंबर 4, इसके पास पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे? वेरी गुड। तो रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2। लिख देता हूं मैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 किसके हिसाब से? 4n+2 के हिसाब से या 4n के हिसाब से? 4n+2 के हिसाब से या 4n के हिसाब से? 4n+2 के हिसाब से। और इसका मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा ये कैसा होना चाहिए? एरोमेटिक। कैसा होना चाहिए? एरोमेटिक। नहीं समझा? फलक फलक समझ में आ रहा है? लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया? ओके। क्या आपने वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कैसे करते हैं? ठीक है ना? देखो चलो, ये वाला स्ट्रक्चर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा? ये पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। देखो इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के शिफ्ट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के नहीं। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो 1 है और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली बार समझ में आ गया? तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? कौन कौन कर रहा है? यहाँ का पाई बॉन्ड और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है 0 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है 0 इलेक्ट्रॉन। तो पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? एक पाई बॉन्ड साथ में पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं और पॉजिटिव चार्ज के पास 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? 2। और इसीलिए इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। समझ में? नंदिनी क्लियर है? ओके। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10, 14, 18, 22 होते हैं तो एरोमेटिक। इफ 4, 8, 12, 16 और 20 होते हैं तो इसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। पटेल नंदिनी बेटा सही है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब देखो रूल के हिसाब से इसने बॉन्ड कितने बनाए मुझे बताओ पटेल नंदिनी? इसने बॉन्ड कितने बनाए? इस कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए? 3। अब बॉन्ड 3 बनाए तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इस कार्बन के पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। कितना? 1। और इसलिए +1 चार्ज है। ओके पटेल नंदिनी क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ऐसा करते हैं हम लोग,